खुराना मेंशन बेडरूम। जैसे रूहानी निहाल से पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करते हैं, तो निहाल एकदम से चौंक जाता है और रूहानी भी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। अगले ही पल वो निहाल की बाहों से थोड़ा दूर हट बैठते हुए बात को समझाते हुए कहती है, प्लीज़ मिस्टर निहाल, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि क्या आपको मेरे अंदर कोई चीज़ पसंद है। वो अभी अभी आपने ही बोला था ना कि मेरे अंदर जो खूबियाँ हैं, लोग उनसे प्यार किए बगैर नहीं रह सकते हैं। बस इसीलिए। बाकी मेरे कहने का मतलब वैसा बिल्कुल भी नहीं था। रूहानी बार बार अपनी बातों की सफाई दिए जा रही थी, जिसे सुन निहाल एकदम से हंस पड़ा। उसे हंसते हुए देख रूहानी थोड़ा हैरानगी भरी नज़रों से उसे देख पूछी, मिस्टर निहाल, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैंने आपको कोई जोक सुनाया है? सॉरी सॉरी मिस रूहानी, वो मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि आप मुझे अपनी बातों की सफाई दिए जा रही हैं तब से। अरे मुझे जबकि ये बात अच्छी तरह से पता है कि आप इस शादी से कितनी बेसब्री से आज़ाद होने का इंतज़ार कर रही हैं, फिर मैं भला आपकी बातों का वो सब मतलब क्यों समझूंगा। आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, एक बात सच कही आपने, मुझे आपकी कुछ खूबियों से तो सच में प्यार हो गया है। नॉर्मली। वो क्या है मिस्टर निहाल? वैसे तो आप मुझसे हर वक्त लड़ते ही रहते हैं, फिर आपको मुझ में ऐसी कौन सी खूबी पसंद आ गई? रूहानी की बातों को सुन निहाल मुस्कुराते हुए बोला, बस यही खूबी जो अभी आपने बोला। आप मुझसे हर वक्त लड़ाई करने में लगी रहती हैं, और सच कहूँ तो आपका इस तरह से हर वक्त लड़ना अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। और अगर जब तक मैं आपसे किसी बात पर बहस ना कर लूँ, मुझे भी मन ही नहीं लगता। इतना सुनते ही रूहानी एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ी, और उसे इस तरह बेबाक हंसते देख न जाने निहाल के दिल में क्यों सुकून मिल रहा था। तो फाइनली मिस रूहानी का मूड अब शायद ठीक हो चुका है। एम आई राइट मिस रूहानी खुराना? निहाल थोड़ा मजाकिया अंदाज में पूछा, जिस पर रूहानी हंसते हुए ही जवाब दी, मैं ठीक हूँ अब मिस्टर खुराना। अच्छा, बुआ माँ तो ज़्यादा ही गुस्सा हो गई है ना मुझसे? तो क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो कि मैं उन्हें कैसे खुश करूँ? क्योंकि अगर वो इसी तरह गुस्सा रहेंगी तो ना ही वो खाना खाएंगी और ना ही कोई और। फिर इतनी टेस्टी मशरूम की सब्जी वेस्ट चली जाएगी, और आपकी मेहनत भी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए मशरूम की सब्जी पसंद आई। हाँ, भले ही आप में कोई और ख़ास बात हो या ना हो, पर आप खाना अच्छा बना लेते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अगर अब हमारी तारीफ हो गई हो तो फिर चलिए जाकर बुआ माँ को मनाते हैं। निहाल के कहने और रूहानी भी वसुंधरा जी को मनाने के लिए चली जाती है। वसुंधरा जी का कमरा। वो एक कुर्सी पर अकेली बैठी हुई थी और कमरे की लाइट को ऑफ करके रखी हुई थी। अचानक ही कमरे की लाइट जल जाती है, और जैसी रोशनी उनकी आंखों पर पड़ती है, वो अपनी आंखें खोल सामने देखती हैं। तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। जाओ यहाँ से। बुआ माँ की बातों को सुन रूहानी अपने हाथ में खाने की ट्रे लिए आगे बढ़ जाती है, और उनके सामने जाकर घुटनों पर बैठ ट्रे को जमीन पर रखते हुए कहती है, बुआ माँ, मैं बचपन से ही बिना माँ के पली बड़ी हूँ। जब से इस धरती पर आई हूँ, बस अपने पापा को ही देखा। उनसे जितना हो सका वो मेरे लिए किए, मुझे सारी चीज़ें सिखाई। पर शायद माँ के ना होने की वजह से मुझ में ये सारी कमियां रह गईं, क्योंकि मुझे ना तो कोई ये सिखाने वाला था और ना ही समझाने वाला कि ससुराल में किस तरह से रहा जाता है। शायद यही वजह थी जो आज मैंने सब्जी चख ली। पर क्या बुआ माँ, आप मेरी माँ बनकर मुझे ये सब सिखाना नहीं चाहेंगी? क्या आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी? ये सब बोलते वक्त रूहानी की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। रूहानी की बातों को सुन निहाल को बहुत बुरा लग रहा था, मानो कहीं उसके अंदर कुछ टूट रहा हो, ऐसा फील हो रहा था उसे। पर वो अपने जज्बातों पर काबू करते हुए बोला, हाँ बुआ माँ, क्या आप जिस तरह से मुझे किसी गलती पर डांटने की बजाय समझाती हैं, उसे सुधारने के लिए प्रेरित करती हैं, उसी तरह मिस रूहानी को भी नहीं समझाएंगी प्लीज़? दोनों बच्चों को इतना रिक्वेस्ट करते देख वसुंधरा जी भी भावुक हो गईं, और वो रूहानी के सर पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से बोली, हाँ क्यों नहीं रूहानी, मैं ज़रूर तुम्हें सारी चीज़ें सिखाऊंगी। मैं भी ना बेकार में तुम पर गुस्सा हो बैठी। अच्छा, अब क्या तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगी? मुझे सच में बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। वसुंधरा जी के खाना खाने के बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए।
उन सभी के जाने के बाद रूहानी डाइनिंग टेबल पर से सारे जूठे प्लेट उठा किचन में रखने के लिए जाने लगती है। तभी निहाल जो भाई एक कुर्सी पर बैठा हुआ किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था, अचानक से उठते हुए बोला, मिस रूहानी, इन प्लेट को यहीं रहने दीजिए। ये सारा काम बाकी के नौकर कर लेंगे। आप मेरे साथ गार्डन में चलिए। ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं मिस्टर निहाल? इस वक्त गार्डन में कौन जाता है? अभी रात के 10 बज चुके हैं और आप गार्डन में जाने के लिए बोल रहे हैं। सॉरी मिस्टर निहाल, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। मुझे नींद आ रही है तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रूहानी ने एकदम साफ साफ मना कर दिया गार्डन में जाने के लिए। इसीलिए इस वक्त निहाल उससे बोलने की बजाय सीधे उसे अपने कंधे पर उठा लिया और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। मिस्टर खुराना, ये क्या हरकत है? उतारिए मुझे नीचे, प्लीज़ मिस्टर खुराना। देखिए, अगर आप मुझे नीचे उतारेंगे नहीं तो मैं बुआ माँ को आवाज़ देने लगूंगी। आपको जिसे आवाज़ देना है मिस रूहानी शौक से देख सकती हैं, पर अब हम सीधे गार्डन में जाकर रुकेंगे। बात तो आप मेरी मानने से नहीं, इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। कहते सुनते निहाल गार्डन में जा पहुंचा और वहां पर पहुंचते ही रूहानी को नीचे उतारते हुए एक आह भरते हुए बोला, क्या मिस रूहानी, आप कितना ज़्यादा भारी हैं? जरा जिम किया कीजिए। क्या कहा आपने? मेरा वजन ज़्यादा है? आपकी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? रूहानी ये सब कहते हुए निहाल की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसके पैर के नीचे गलती से एक छोटा ईंट का टुकड़ा आ गया और उस वजह से वो पूरी तरह से अपना बैलेंस खो सीधे निहाल को ले जमीन पर जा गिरी। रूहानी जिस तरीके से गिरी, उसका चेहरा निहाल के चेहरे के बेहद करीब था और होठ निहाल के होठों पर, और सांसें दोनों की मानो एक दूसरे से बातें कर रही हों। बस एक दूसरे की आंखों में दोनों देखे जा रहे थे। उनके बैकग्राउंड में एक रोमांटिक सा सॉन्ग बजने लगता है। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया। दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे, उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर राठी सर काफ़ी वक्त से खड़े थे। जब उनसे और नहीं रहा गया तो वो थोड़ा अपने गले को खड़काते हुए बोले, मिस्टर खुराना, रूहानी, अगर आप दोनों को अभी मुझसे बात नहीं करनी है तो मैं जाऊँ क्या? राठी सर की आवाज़ सुनते ही दोनों एकदम से होश में आ गए और एक अलग शर्म भरी नज़रों से राठी सर को देख झट से एक दूसरे से अलग होते हुए खड़े हो जाते हैं। राठी सर, आप यहाँ पर? रूहानी थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछती है, जिस पर निहाल बोल पड़ता है, हाँ राठी सर को मैंने यहाँ पर बुलाया था। पर आपने सर को यहाँ पर क्यों बुलाया, वो भी इतनी रात गए? रूहानी, दरअसल मैं शाम को ही आने वाला था, पर चूंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया था इसीलिए मैं पहले उसे ख़त्म करने चला गया। फिर निहाल को कॉल किया तो ये बोले कि अभी मिलने के लिए तैयार है, तो मैं चला आया। पर अब लगता है मैं गलत समय पर आ गया था। पार्टी सर की बातों को सुन निहाल और रूहानी एक दूसरे को अनकंफर्टेबल होकर देखने लग जाते हैं। फिर निहाल कहता है, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गलती से मिस रूहानी मेरे ऊपर गिर गई और कोई बात नहीं है। आप आइए, आकर बैठिए, हम बात करते हैं। रूहानी समझ नहीं पा रही थी कि इतनी रात में निहाल ने राठी सर को किस काम से बुलाया है। बात तो कल सुबह भी हो सकती थी, तो फिर अभी ही क्यों? यह सब सोचते हुए रूहानी भी उन दोनों के बीच जाकर चुपचाप बैठ गई। तभी निहाल रूहानी से बोला, तो मिस रूहानी, कल सुबह 5 बजे हर रोज राठी सर आपको यहाँ पर आकर पढ़ाएंगे, ताकि आपकी पढ़ाई बीच में ही ना रुके। जैसे ही निहाल ये बोलता है, उसकी बातों को सुन रूहानी अपनी दोनों आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखने लगती है। जैसे ही रूहानी निहाल के मुंह से सुना कि उसने उसकी पढ़ाई बीच में ना रुक जाए और वो एग्जाम में फेल ना हो जाए, ये सब सोच राठी सर को घर पर ही उसे पढ़ाने के लिए बुला लिया है। वो कुछ वक्त के लिए बस स्तब्ध चेहरे के साथ एकटक निहाल को ही देखे जा रही थी, जिससे निहाल थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था, क्योंकि सामने बैठे राशि सर भी उसे ही देख देख मुस्कुराए जा रहे थे। मिस रूहानी, आर यू ओके? निहाल उसे थोड़ा घूरते हुए बोला, जिस पर रूहानी अपने शौक वाले सिचुएशन से अचानक बाहर आ जाती है और हड़बड़ाकर बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर मिस्टर खुराना, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे रूहानी, ज़रूरत क्यों नहीं थी? क्या तुम भूल गई हो कि अगले महीने में तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और इस एग्ज़ाम में तुम्हें अच्छे नंबर लाने होंगे, तभी जाकर तुम अगले क्लास की पढ़ाई शुरू कर पाओगी। राठी सर एक गंभीर शुभचिंतक बन रूहानी को समझाने लगे,
जिसे सुन निहाल भी उनकी बातों में सहमति जताई। तो मिस रूहानी, ये फाइनल रहा कि कल सुबह 5 बजे से आप हर रोज उठ जाया करेंगी और हमारे फार्म हाउस में जाकर पढ़ाई करेंगी। राठी सर सीधे वहीं आ जाया करेंगे। निहाल के कहने पर राठी सर बोलते हैं, अच्छा तो ठीक है मिस्टर निहाल, अब मैं घर के लिए निकलता हूँ, काफ़ी लेट हो गई है। कल सुबह मिलते हैं। और हाँ रूहानी, तुम समय पर उठ जाना। इतना कह राठी सर वहाँ से जाने की इजाज़त लेकर निकल जाते हैं। उनके जाते ही रूहानी, जो इतनी देर से अपने अंदर सवालों का गुब्बारा लिए चुप बैठी थी, एकदम से निहाल के सामने आकर खड़ी होते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रख लेती है। पर अभी वो कुछ पूछ पाती उससे पहले ही निहाल घर की तरफ जाते हुए बोला, आपके सारे सवालों का जवाब कमरे में दे दूंगा, यहाँ पर नहीं दे सकता, तो आप कमरे में चलिए। इतना कह निहाल चला जाता है और रूहानी बस देखती ही रह जाती है। निहाल का बेडरूम। रूहानी एकदम तेजी से कमरे के अंदर आते हुए निहाल को आवाज़ देने लगती है, पर जैसे ही वो मिस्टर खुराना बोलती है, उससे पहले ही उसकी नज़रें पूरे कमरे में दौड़ गईं, जहाँ पर उसे कहीं भी निहाल दिखाई नहीं दिया। अरे बड़ी अजीब बात है, अभी तो बाहर बोले कि वो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब कमरे में दूंगा, तो अब वो तुरंत इस तरह से गायब कहाँ हो गए। एक तो मेरी जान निकाले जा रहे हैं इतने सारे सवाल को सोच सोच कर, और ये मिस्टर खुराना का कुछ अता पता ही नहीं है। रूहानी ये बोलते हुए निराश मन से बेड पर बैठ जाती है। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और निहाल एक टॉवल पहने अपने बालों को हाथ से झाड़ते हुए निकल बेड की तरफ आ ही रहा था। निहाल की आहट महसूस करते ही रूहानी एकदम से पीछे की तरफ पलट देखने लगती है, और जैसे ही उसकी नज़रों के सामने निहाल का बिना कपड़े में छिपे बॉडी दिखाई देती है, वो एकदम से अपने दोनों हाथों से आंखों को झाँपते हुए जोर से चिल्लाई। रूहानी को इतनी जोर से चिल्लाते देख निहाल घबरा गया कि कहीं उसकी आवाज़ सुन सारे घर वाले यहाँ पहुँच ना जाएं। इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे तेजी में रूहानी की तरफ बढ़ा और उसकी कमर में अपना एक हाथ डाल दूसरे हाथ से उसके मुंह को दबा धीरे से बोला, चुप हो जाइए मिस रूहानी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? ऐसा क्या देख लिया आपने? निहाल के स्पर्श को महसूस करते ही रूहानी की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो वापस से अपनी आंखें बंद कर गुस्से में बोली, मिस्टर खुराना, आपको कपड़े नहीं है जो इस तरह से बिना कपड़ों के घूमे जा रहे हैं? एक तो बिना कपड़ों के घूम रहे हैं और उल्टा मुझे ही पूछते हैं कि मैं चिल्लाई क्यों? प्लीज आप मुझसे पहले दूर हटिए और शर्ट पहनिए। रूहानी का रिएक्शन देख निहाल पूरी तरह हैरान था और वो रूहानी को बिना छोड़े ही बोला, वाट, मतलब आप कह रही हैं कि मैं बिना कपड़े के हूँ इसलिए आप चिल्लाई? अरे मेरी बॉडी ही तो देखी आपने, कोई शेर थोड़ी ना था। और फिर आपको तो खुद को खुशनसीब मानना चाहिए कि आपको मिस्टर निहाल खुराना की बॉडी देखने को मिली। अरे सभी लड़कियां तरसती हैं मेरी एक झलक पाने को, और आप मेरी बॉडी को देख चिल्ला रही थी। निहाल थोड़ा मस्ती करते हुए बोला, जिसे सुन रूहानी गुस्से में आ जाती है और अपने दोनों हाथों से निहाल के सीने को धक्के देते हुए उसे थोड़ा दूर कर कहती है, ओ हेलो मिस्टर निहाल खुराना, होंगी वो लड़कियां जो मरती होंगी आपके बिना कपड़ों वाली बॉडी को देखने के लिए, पर मैं रूहानी हूँ और रूहानी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आगे से आप इस तरह से हमारे कमरे में बिना कपड़ों के नहीं घूमेंगे, समझे? क्या कहा आपने मिस रूहानी? हमारा कमरा? मतलब क्या है इसका? निहाल हमारा कमरा पर थोड़ा ज़्यादा जोर देते हुए रूहानी की टांग खींचने लगा, जिस पर रूहानी अब खुद ही सोचने लगी कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया। अरे मिस रूहानी, आज आपने मेरे कमरे को हमारा कमरा बोला, ये जरा मुझे समझाएंगी कि हमारा कमरा का मतलब क्या है? अब निहाल के सवालों का जवाब रूहानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे खुद को मालूम नहीं था कि आज उसने ऐसा क्यों बोल दिया। तभी वो बिना कुछ बोले वापस से कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गई, पर जैसे ही वो बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाती, तभी निहाल एकदम से उसकी कलाई को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो बस उससे जानना चाहता था कि आखिर में उसने हमारा कमरा क्यों बोला है, पर उसके इस तरह खींचने की वजह से रूहानी का बैलेंस बिगड़ गया और वो लेकर सीधे निहाल के साथ जमीन पर गिर जाती है। गिरने के साथ ही निहाल की कमर में चोट आ जाती है, जिस वजह से वो दर्द से करा उठता है। हाँ, निहाल की आवाज़ सुन रूहानी एकदम से हड़बड़ाते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर खुराना, आप ठीक तो है ना? नहीं मिस रूहानी, लगता है मेरी कमर में मोच आ गई है, बहुत पेन हो रहा है। हाँ, निहाल को दर्द में देखकर रूहानी को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो इधर उधर देखती है और झट से निहाल के हाथों को अपने कंधे पर रखते हुए
उठाने की कोशिश कर बोली, प्लीज मिस्टर खुराना, बस आप थोड़ी कोशिश कीजिए। आप बेड तक चलिए, फिर मैं आपकी पीठ पर मुंह का मसाज कर दूंगी, पर थोड़ा उठने की कोशिश कीजिए। हाँ, करता हूँ। निहाल इतना कह जितना हो सके उठने की हिम्मत कर रहा था, और जैसे तैसे वो अपने दर्द को बर्दाश्त कर बेड तक पहुंचा। रूहानी बहुत ही आराम से निहाल को बेड पर लिटा देती है। निहाल भी पीठ के बल लेट अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मिस्टर निहाल, कमरे में मुंह कहाँ पर होता है? वो बेड की साइड में जो टेबल है ना, उसी के नीचे वाले ड्रॉर में रखा है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। रूहानी झट से मुंह का ट्यूब निकालती है और उसमें से कुछ पेस्ट अपनी उंगलियों पर लगा निहाल की कमर पर लगाने लगती है। पर जैसे ही वो कमर की तरफ देखती है, निहाल को टॉवल लपेटे देख उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगता है। पर वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। लेकिन फिर जैसे उसे निहाल के कन्हाने की आवाज़ सुनाई देती है, वो झट से अपनी आंखें बंद कर अपना हाथ निहाल की कमर पर रख मसाज करने लगती है। कुछ देर के मसाज के बाद निहाल को कुछ आराम महसूस होता है और वो रिलैक्स फील करते करते ही कब सो जाता है, पता ही नहीं चलता। इधर रूहानी आंख बंद किए कब से निहाल की कमर को हल्के हल्के मसाज दे रही होती है। जब लगभग आधा घंटा बीत जाता है, तो रूहानी आंखें बंद किए ही पूछती है, मिस्टर निहाल, अब आपके दर्द में कुछ आराम लग रहा है? अगर आप बोलें तो मैं बुआ माँ को बुला लाऊं क्या? वो क्या है ना कि मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है ये सब करने में। रूहानी पूछकर अपने जवाब मिलने का वेट करने लगी, पर जब निहाल की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंची, तो वो थोड़ा चिढ़ते हुए धीरे से खुद में बोली, हाँ, ये क्यों चाहेंगे कि मैं बुआ माँ को बुला लाऊं? इन्हें तो मुझे परेशान करने में ही मजा आता है ना। वो तो मेरी वजह से इन्हें चोट लग गई है, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। वरना मैं बताती इन मिस्टर खड़ूस को, जरा देखूं तो ये बोल क्यों नहीं रहे हैं। इतना कहे जैसे ही रूहानी अपनी आंख खोल निहाल के चेहरे की तरफ झांकती है, उसके हैंडसम चेहरे को देख बस एक नज़र उसे निहारने लग जाती है। कितना हैंडसम लग रहे हैं मिस्टर निहाल। सच में हैंडसमनेस के मामले में तो बड़े बड़े स्टार्स को भी टक्कर दे सकते हैं ये। पर ये सो गए, लगता है इन्हें दर्द में आराम मिला है। इस मसाज की वजह से इन्हें सोने देती हूँ, मैं भी जाकर सो जाती हूँ। सुबह फिर 5 बजे राठी सर भी आ जाएंगे, उससे पहले ही जागना पड़ेगा मुझे। रूहानी ये बोल निहाल की बगल से उठ जाने लगती है। जैसे ही वो कुछ कदम चलती है, पीछे से उसके साड़ी का पल्लू एकदम से खिंच जाता है। जैसे ही रूहानी को अपना पल्लू खींचता हुआ महसूस होता है, वो बर्फ की तरह एकदम से अपनी जगह पर जमसी जाती है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, ये मिस्टर निहाल सोए नहीं थे? ये मेरा पल्लू क्यों खींच रहे हैं? प्लीज मिस्टर निहाल, मेरा पल्लू छोड़िए। रूहानी के दिमाग में अचानक से कुछ और ही चलने लगा, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगी। पर जैसे ही वो पीछे पलट जोर से निहाल को पल्लू छोड़ने के लिए बोलने वाली थी, कि तभी उसके होंठ खुद ब खुद खामोश हो गए। ओह, तो मेरा पल्लू इस टेबल के ड्रॉर में अटक गया था, और मैं भी मिस्टर निहाल के बारे में, छी, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? पर मुझे आजकल ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मिस्टर निहाल को मैं अपने करीब आने देना चाहती हूँ। मैं ये सब क्यों सोचने लग जाती हूँ? ये क्या हो रहा है गॉड मेरे साथ? कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ मैं। मुझे बस कुछ महीनों के बाद इस बेवजह वाली शादी से छुटकारा मिल जाएगा, तो मुझे खुश होना चाहिए ना। यूं फिर मैं अपने अंदर खुशी महसूस क्यों नहीं कर रही हूँ ये सोचकर। नहीं नहीं रूहानी, तू अपना दिमाग बेकार की जगहों में मत लगा। तू अभी जवान है, खूबसूरत है। ये बिना प्यार वाली शादी में तुम्हें जिंदगी भर के लिए नहीं फंसना है। और कौन सा मिस्टर निहाल तुमसे प्यार करते हैं जो वो तुम्हारे साथ जीवन भर बिताना चाहेंगे? बेकार में ये सब सोचना बंद कर और चलकर सो जा। लगता है नींद नहीं पूरा हुआ है तेरा, इसीलिए तो ये सब अजीब अजीब सी बातें सोच रही है। तो रूहानी काफी उलझन में फंस गई थी। एक तरफ उसका इरादा साफ था कि बस 6 महीने पूरे होते ही वो आजाद हो जाएगी इस रिश्ते से और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर पाएगी। पर दूसरी तरफ उसका दिल, जो ये सब जानकर खुश होने की बजाय एक अजीब सी तकलीफ महसूस करवा रहा था, जिससे वो अनजान थी। इन सब उलझनों के बीच वो जाकर बेड की दूसरी तरफ सो गई। अगली सुबह अगली सुबह सुबह के 5 बज चुके थे। चूंकि निहाल ने कल रात को ही अपने मोबाइल में 5 बजे का अलार्म सेट कर लिया था, क्योंकि वो जानता था कि रूहानी खुद से तो उठने नहीं वाली है। इसीलिए जैसे ही अलार्म की आवाज़ निहाल के कानों में गई, वो एकदम से हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता है और साइड में सो रही रूहानी को देख धीरे से बोला, मिस रूहानी वीना,
कल मैंने साफ साफ कहा था कि उन्हें 5 बजे उठना है, लेकिन फिर भी ये अभी तक घोड़े बेचकर ही सो रही हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। निहाल इतना बोल तेजी से बेड पर से उतर नीचे आता है और रूहानी की तरफ जा थोड़ा झुककर धीरे आवाज में कहता है, मिस रूहानी, सुबह के 5 बज चुके हैं। राठी सर आते ही होंगे। उठिए, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। निहाल के बार बार बोलने पर भी रूहानी उठ नहीं रही थी, बल्कि और ज्यादा सुकून से सो रही थी। लगता है मिस रूहानी ऐसे नहीं जगने वाली हैं। अब मुझे ही इन्हें उठाना पड़ेगा। निहाल इतना बोल टेबल पर रखे पानी से भरे जग को अपने हाथ में लेता है और उसमें से थोड़ा पानी अपनी हथेली पर ले रूहानी के चेहरे पर हल्के से दे मारता है। जैसे रूहानी के चेहरे पर पानी गिरता है, वो एकदम से छटपटाकर अपनी आंखें खोल जोर से चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती है कि तभी निहाल एकदम से उसके चेहरे के करीब जाते हुए अपने हाथों से उसका मुंह दबा देता है। मिस रानी, मैं हूं निहाल। आप चिल्लाइए मत, वरना सभी घर वाले जग जाएंगे। रूहानी की आंखें बस निहाल को ही घूरने लग जाती हैं और उसके बिना शर्ट की बॉडी को अपने ऊपर देख उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। वो बोलना चाह रही होती है कुछ, पर निहाल के हाथों की वजह से बोल नहीं पाती है। क्या हुआ मिस रूहानी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अच्छा, आप जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाइए। मैं तब तक आपके लिए चाय बनाकर ले आता हूँ। आप भी जल्दी से मेरे स्टडी रूम में पहुंच जाइए। वहीं पर राठी सर पीछे वाले रास्ते से आ जाएंगे। निहाल बोले जा रहा था और रूहानी बस सुने जा रही थी। जब रूहानी ने देखा कि निहाल तो उसके ऊपर से ना ही अपना हाथ हटा रहा है और ना ही अपना पूरा बॉडी हटा रहा है, तो वो अपनी आंखों को बड़े करते हुए इशारे से बोली, जिससे निहाल तुरंत समझ गया और एक झटके में रूहानी से कुछ दूर हट खड़ा होते हुए बोला, मिस रूहानी, मैं चाय बनाने जाता हूँ और आप भी बिना शोर मचाए जल्दी से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। निहाल टॉवल में ही कमरे के बाहर जाने लगा चाय बनाने, जिसे देख रूहानी से अपनी हंसी रोके नहीं रुकी और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। मिस रूहानी, आप इस तरह से क्यों हंसने लगी? प्लीज चुप हो जाइए। अगर कोई उठ गया ना तो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एग्जाम खराब हो जाए। इसीलिए कुछ दिनों तक आपको इसी तरह पढ़ाई करनी होगी। कुछ नहीं मिस्टर निहाल, वो बस ऐसे ही मुझे हंसी आ गई। अच्छा मिस्टर निहाल, मैं आपसे एक बात पूछूं? रूहानी कुछ जानना चाह रही थी निहाल से, इसीलिए वो ऐसा बोली। अगर बात ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है तो पूछिए, क्योंकि इस वक्त ना तो मेरे पास और ना ही आपके पास ज्यादा टाइम है। हाँ अच्छा, रहने देते हैं अभी के लिए। मैं आपसे फ्री होकर ये बात पूछूंगी, पर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे मेरे सवालों का सही सही जवाब देंगे। हल्की मुस्कान के साथ रूहानी कहती है, जिस पर निहाल भी अपने चेहरे पर हल्की स्माइल लाते हुए बोलता है, बिल्कुल। निहाल खुराना कभी कोई झूठ नहीं बोलता है और ना ही किसी को झूठ बोलने की एडवाइस देता है। अगर आपकी बात यहीं पर ख़त्म होती है तो मैं जाऊं? मुझे चाय भी बनानी है। हाँ जाइए, मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ तब तक। निहाल के कमरे से जाने के बाद रूहानी भी बेड पर से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगती है, पर जैसे वो सामने लगे शीशे में खुद का चेहरा देखती है तो 1 मिनट के लिए रुककर खुद को गौर से देखते हुए पूछती है, रूहानी, तुझे हो क्या गया है? तू क्यों वो सपना देखने लग गई जो कभी सच नहीं हो सकते हैं? कभी तुझे लगता है कि मिस्टर खुराना तुम्हारी साड़ू का पल्लू पकड़ते हैं, तो कभी तुम्हें लगता है कि वो तुझे पसंद करते हैं। आखिर में ये सब क्यों सोच रही है तू? बेकार में तू अपने दिल को खुद के हाथों से बाहर मत जाने दे, फिर तुझे ही ज्यादा तकलीफ होगी। स्टडी रूम। रूहानी 5 बजने से पहले ही फ्रेश होकर कमरे में आ चुकी थी और एक टेबल के सामने कुर्सी लगा एक किताब ले गंभीर हो पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी निहाल आहिस्ते से कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर आता है और दरवाजे का पल्ला सटा रूहानी के सामने ट्रे बढ़ाते हुए बोलता है, मिस रूहानी, आपके लिए गरम गरम चाय। आप जल्दी से इसे पी लीजिए क्योंकि राठी सर आते ही होंगे। रूहानी को शुरू से ही किसी का इतना प्यार नहीं मिला था, ना कोई इसकी इतनी परवाह करता था। बस एक पापा थे जो उससे प्यार करते थे, वो भी पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए थे। अब फिर अचानक से निहाल का इतना अटेंशन पा वो खुद को भूलने लगी थी। लेकिन उसे लगता था कि निहाल उससे प्यार नहीं करता है, सिर्फ उसे जिम्मेदारी समझकर ये सब कर रहा है। यही वजह थी कि बार बार रूहानी खुद को समझाती रहती थी कि वो इस सबको कुछ गलत न समझ बैठे। मिस रूहानी, आप क्या बैठी बैठी सोने लग गई? मैंने बोला चाय है आपके लिए, अब जल्दी से इसे पी लीजिए।
इसके पहले कि यह ठंडी हो जाए। प्लीज मिस्टर निहाल, मुझे इस वक्त पढ़ाई करनी है। आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मुझे मन नहीं है चाय पीने का। अचानक से रूहानी का बदला रूप देख निहाल थोड़ा हैरान हो गया और ट्रे को टेबल की ओर रख बोला, मिस रूहानी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपके लिए मैंने इतनी मेहनत करके चाय बनाई है और आप बोल रही हैं कि आपको पीने का मन नहीं है। हाँ तो नहीं है मन। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं मिस्टर निहाल? और हाँ, मैंने आपको नहीं बोला था कि आप मेरे लिए चाय बनाइए। अफसर आ रहे होंगे मिस्टर निहाल, आप जाइए यहाँ से। एक पल में ही निहाल के चेहरे की सारी स्माइल गायब हो गई और चेहरे पर एकदम से गुस्सा दिखाई देने लगा। उससे रहा नहीं गया और वो रूहानी की बाह को पकड़ते हुए तेजी में अपनी तरफ खींच अपने करीब ला बोलता है, मिस रूहानी, आपको अब मुझे बताना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अभी कुछ देर पहले तक तो आप एकदम नॉर्मल थी। आपको मुझ पर हंसी भी आ रही थी। तो अब यूं अचानक ऐसा क्या हो गया जो इस तरह से आप मुझसे बात कर रही हैं? हाँ मिस्टर खुराना, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज, अब मैं आपका हाथ तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगी। न्याल अभी बोल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर हल्के हाथों राठी सर दस्तक दे पूछते हैं, क्या मैं अंदर आ जाऊं? उनकी आवाज सुनते ही न्याल अपने गुस्से को शांत करते हुए धीरे से रूहानी से बोलता है, मिस रूहानी, इस वक्त राठी सर आ गए हैं, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं जानकर ही रहूंगा कि आप अचानक किस तरह से क्यों बात करने लग गई मुझसे। और जब तक मैं इसके पीछे का कारण जान नहीं लेता, मैं ऑफिस भी नहीं जाने वाला हूँ, समझिए आप? गुस्से में हाथ को थोड़ा झटकते हुए निहाल स्टडी रूम से बाहर की तरफ निकलते हुए राठी सर को गुड मॉर्निंग बोल आगे बढ़ जाता है। राठी सर भी निहाल को मॉर्निंग विश तो कर देते हैं और उनके दिमाग में शक हो जाता है। निहाल जिस तरह से उतरे चेहरे के साथ राठी सर को गुड मॉर्निंग विश कर वहां से गए, उससे राठी सर को इतना तो कंफर्म हो गया था कि जरूर कुछ हुआ है। पर वो अपनी आंखों पर लगे चश्मे को थोड़ा अच्छे से पहनते हुए कमरे के अंदर आ गए। बैल तो रूहानी, तुम तैयार हो आज से अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए? हाँ सर। रूहानी की आवाज में जो एक निराशा भाव था वो राठी सर भाप गए और वो टेबल के सामने वाली कुर्सी पर आ बैठते हुए बोले, रूहानी तुम खड़ी क्यों हो, बैठो। अच्छा रूहानी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं तुमसे? प्लीज सर, आप यह सब बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको उसके लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप पूछ सकते हैं। तो रूहानी, तुम पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारे और मिस्टर निहाल के बीच में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है और अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करोगी तो तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में लगने वाला नहीं है। फिर क्या ही फायदा होगा मेरा तुम्हें पढ़ाने का, बोलो? राठी सर की बात सुनते ही रूहानी थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वो अपने और मिस्टर निहाल के बीच वाली बात किसी को नहीं बताना चाहती थी। इसीलिए वो बात को संभालते हुए बोली, सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दरअसल ऑफिस के किसी काम की वजह से परेशान होंगे। मैं उनके साथ भला क्यों ही लड़ाई या फिर कोई टेंशन करूंगी। अच्छा, आप अब मुझे पढ़ाइए वरना समय निकल जाएगा। रोहानी, मुझे ये तो नहीं पता कि सच क्या है और तुम जो बोल रही हो उसमें कितनी सच्चाई है। पर आज जिस रूहानी को मैं सामने देख रहा हूँ उसमें चीज़ों के संभालने और अपने रिश्ते को जोड़े रखने की कोशिश देख मुझे खुशी हुई। तो मिस्टर निहाल के साथ रहकर कुछ ही दिनों में काफ़ी मैच्योर हो गई हो। पहले तुम्हें काफ़ी बचपना भरा हुआ था, पर अब ऐसा नहीं है। मुझे विश्वास है तुम पर कि जो भी प्रॉब्लम होगी तुम उससे खुद हैंडल कर सकते हो। अच्छा, आप बैठ जाओ, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। राठी सर के कहने पर रूहानी बैठ तो गई, पर उसके दिमाग में सर की कई बात एकदम से घूमने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो पहले मैच्योर नहीं थी, उससे पहले चीज़ों को समझने की क्षमता नहीं थी। आखिर में वो पहले जैसे रहती थी अभी भी तो वैसे ही रह रही है, तो फिर उसमें क्या बदल गया है? लगभग 10 बजे अब रूहानी घर को और घर के लोगों को काफी अच्छी तरह से समझने लग गई थी। इसीलिए 10 बजते ही वो एक ट्रे में 2 कप चाय लेकर हॉल की तरफ चल पड़ी। हॉल में वसुंधरा जी और रुक्मणी जी बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। तभी रूहानी उनके सामने जा चाय वाली ट्रे बढ़ाते हुए बोली, बुआ माँ और माँ, आप दोनों के लिए इलायची वाली चाय। अरे वाह रूहानी बहू, तुम तो बहुत जल्दी हमारी रूटीन को समझ गई। तुम्हें पता था कि हमें 10 बजे दोबारा चाय पीने का मन होता है तो तुमने बना लिया।
हाँ जीजी, हमारा न्याल लड़की को बहुत अच्छी तरह से पसंद करके लाया है। मतलब देखिए ना, देखने में ही हमारी रूहानी किसी हीरोइन से कम नहीं है और काम भी सारा जानती है। सच में बहू, तुम बहुत गुणी हो। आज पहली बार था जब रूहानी के मुंह पर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, वरना तो वो हर वक्त अपने झगड़े की वजह से दूसरों के मुंह से खुद के लिए बुरा भला ही सुनती थी। पर आज अपनी तारीफ सुन उसकी आंखें भर आईं। अच्छा बुआ माँ और माँ, आप दोनों चाय पीजिए, मुझे थोड़ा काम है किचन में, तो मैं जाती हूँ। रूहानी अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर जल्दी से वहां से किचन की तरफ बढ़ जाती है और किचन में आकर एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए खुद से कहती है, आज फाइनली रूह, किसी ने तेरी तारीफ की है। आज तक जिसके लिए तू तरसती रही, आज वो सपना तेरा पूरा हो गया। बचपन से ही पापा ने सिर्फ मुझे अपनी जिम्मेदारी माना, मुझे संभाला, और जिस इंसान से शादी हुई उसने तो मुझे जिम्मेदारी भी समझने की जरूरत नहीं समझी। तो भला कोई मेरी तारीफ कैसे कर सकता था। पर आज तूने बुआ माँ और माँ का दिल अपनी ईमानदारी और कोशिश से जीत लिया है। रूहानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी आज किसके साथ बांटे। वो एकदम से पूरे किचन में ही गोल गोल घूमने लगी, अपनी आंखें बंद दोनों हाथों को फैलाए खुद की खुशी महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका पैर साइड में रखे स्टूल से जा टकराता है, जिस वजह से वो एकदम से लड़खड़ा जाती है। पर इससे पहले कि वो गिरती, अचानक निहाल उसकी कमर को अपने हाथों से थाम लेता है। रूहानी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, खुद को निहाल की बाहों में देख बस उसे देखते ही रह जाती है। मिस रूहानी, आप ठीक तो है ना? निहाल के इस सवाल को सुनते ही रूहानी वापस से होश में आ जाती है और तुरंत अपने आप को संभालते हुए निहाल की बाहों से दूर खड़ा हो बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अगर आप ठीक हैं तो ये पागलों जैसे अकेले क्यों गोल गोल घूमे जा रही थी? आपको पता है, अगर मैं एक भी मिनट लेट करता तो अभी आप इस तरह से अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती, बल्कि नीचे बैठी रो रही होती। हाँ तो मैंने आपको नहीं बुलाया था मिस्टर निहाल, आप बार बार खुद ही मुझे थामने आप पहुंचते हैं। आगे से अगर मैं गिर भी रही होंगी तो आप मत आइएगा। आप मेरे मूड को खराब मत कीजिए। रूहानी रूडली ये बोल किचन से बाहर जाने लगती है, लेकिन अब निहाल को रूहानी की बेरुखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए वो इस बार खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और रूहानी की कलाई को कसकर पकड़ते हुए उसे अपने साथ खींचते हुए कमरे में लेकर जाने लगा। मिस्टर निहाल, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना है, छोड़िए मुझे। रूहानी बोले जा रही थी और निहाल बिना कुछ कहे बस रूहानी को अपने साथ लिए कमरे की तरफ चला जा रहा था। बेडरूम। निहाल जैसे ही कमरे में पहुंचा, रूहानी का हाथ छोड़ दरवाजे को लगाने लगा। मिस्टर खुराना, ये आप दरवाजा क्यों लगा रहे हैं? देखिए, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज हटिए सामने से, मुझे बाहर जाना है। रूहानी के गले से मानो शब्द अब निकल ही नहीं पा रहे थे। वो निहाल को अपनी तरफ कदम बढ़ाते देख घबराकर अपने कदम धीरे धीरे पीछे करने लग जाती है। पर संयोगवश रूहानी कुछ ही कदम पीछे खींचती है कि तभी दीवार आ जाती है और वो एकदम से दीवार से जा टकराती है। मिस्टर खुराना, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं लास्ट बार आपको वार्निंग दे रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। रूहानी किसी तरह अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निहाल उसके एक भी सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस उसके करीब बढ़ा चला जा रहा था। कुछ ही पलों में वो रूहानी के होठों के बेहद करीब चला गया और जैसे ही रूहानी निहाल को अपने इतने करीब महसूस करती है, वो खुद को भूलने लगती है और निहाल के स्पर्श को महसूस करने की कोशिश करते हुए अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। जब निहाल रूहानी के दिल की धड़कनों की आवाज़ सुन रहा था और उसके चेहरे को शर्म से लाल होते हुए देखता है, तो उसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है और वो रूहानी के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, मिस रूहानी, अगर आपको मेरी किसी भी बातों से कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर अभी आपके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों बढ़ रही है? आपके चेहरे पर ये लाली क्यों है? इसका क्या मतलब समझूं मैं? इतना कह निहाल एकदम से रूहानी के पास से हट दूर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को पैंट्स की जेब में डाल मुस्कुराते हुए रूहानी को देखे जा रहा था। निहाल की नजरों का सामना करने की हिम्मत इस वक्त रूहानी में बिल्कुल भी नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके ऊपर निहाल का उतना असर क्यों पड़ने लगा था। वो बिना कुछ बोले
तेजी से दौड़ते हुए कमरे का दरवाजा खोल भागते हुए बाहर चली गई। मिस रूहानी, आप भले कुछ भी बोल लें, पर मैं आपके मन की बात को अब कुछ कुछ तो समझने लगा हूँ। बहुत जल्द मैं आपके दिल में क्या है वो भी जान लूँगा। आई वेट एंड वॉच मिस रूहानी खुराना। नीचे हॉल में रूहानी भागते किचन की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। तभी वो गलती से बुआ माँ से जा टकराई। रूहानी इतनी जोर से वसुंधरा जी से टकराई कि उनकी बाह में बहुत दर्द होने लगा और वो दर्द के मारे बोल पड़ी। आह, रूहानी बहू, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि? बुआ माँ, बस माँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। रूहानी, तुमने जानबूझकर किया या फिर नहीं, पर मुझे तो चोट लग गया ना। अब कुछ तो करो। मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा बुआ माँ, आप मेरे साथ पहले यहाँ पर आइए। रूहानी वसुंधरा जी को अपने साथ सोफे की तरफ लेकर चल पड़ी। रूहानी झट से वसुंधरा जी को सोफे पर ले जाकर बिठा देती है और उनकी बाह को हल्के हल्के हाथों से मसाज करने लग जाती है। कुछ ही वक्त में वसुंधरा जी को कुछ आराम महसूस होता है तो वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही पूछती हैं, अच्छा रूहानी बहू, तुम मुझे यह बताओ कि तुम इतनी तेजी से जा कहाँ रही थी? वैसे तो तुम हमेशा आराम से ही चलती हो, फिर घर में दौड़ किसके साथ लगाई हुई थी? बुआ माँ की बात को सुनते ही रूहानी के दिमाग में फिर से निहाल की हरकतें घूमने लगीं, जिस वजह से वो अंदर से शर्माने से खुद को रोक नहीं पा रही थी और खुद में ही मन बोले जा रही थी। अब मैं आपको क्या ही बताऊं बुआ माँ, जब मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो आपको कैसे समझाऊंगी? पर सोचने वाली बात तो है, मिस्टर खुराना जब मेरे करीब आए तो मैं उन्हें मना क्यों नहीं कर सकी? क्या मैं सच में चाहती थी कि वो मुझे छुएं, मुझे किस करें? नहीं नहीं, ये सब क्या घूम रहा है मेरे दिमाग में? रूहानी नर्वस होने के कारण वसुंधरा जी की बाह को जोर जोर से दबाने लगी। इससे उन्हें आराम की जगह और दर्द ही होने लगा। अरे रूहानी, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो हमें। लगता है तुम अपना सारा गुस्सा हमारी बाह को दबाने में उतार रही हो। तुम हमारा हाथ तोड़ ही दोगी क्या? सॉरी सॉरी बुआ माँ, वो मैं अभी अच्छे से दाब देती हूँ। अब बिल्कुल भी दुखेगा नहीं आपको। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है रूहानी। तू मेरा हाथ दबाना छोड़ और आकर मेरे सामने बैठ तो जरा। बुआ माँ ने जब रूहानी को अपने सामने बैठने को बोला तो वो थोड़ा सोच में पड़ गई। पता नहीं वो उसे ऐसा क्यों बोल रही हैं, लेकिन फिर वो बुआ माँ के सामने जाकर बैठते हुए पूछी, बोलिए बुआ माँ, क्या हुआ? रूहानी बहू, क्या तुम मुझसे अभी भी डरती हो? वसुंधरा जी की ये बातें सुन रूहानी को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, क्या बुआ माँ, आप भी किस तरह के सवाल पूछ रही हैं? पहले भले मुझे आपसे डर लगता था, पर अब बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो क्या तुम मुझे अपनी माँ जैसे मानती हो? हाँ बुआ माँ, अब तो हमारे लिए माँ से भी बढ़कर हो। माँ को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, पर आप जिस तरह से मुझसे बात करती हैं, कुछ गलती करने पर डांटती हैं, कभी प्यार से सहलाती हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि आप ही मेरी माँ हो। बहू, तो क्या तुम मुझे एक बात बताओगी जो मैं तुमसे पूछूंगी? पर हाँ, तुम्हें प्रॉमिस करनी होगी कि तुम मुझे सच सच बताओगी, झूठ नहीं बोलोगी। वसुंधरा जी अपना हाथ रूहानी के सामने प्रॉमिस के लिए बढ़ाते हुए बोली। उनके हाथ को देख एक पल के लिए तो रूहानी थोड़ा रुक गई, फिर अगले ही पल वो उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, बुआ माँ, भला आपसे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप पूछिए मुझसे, जो भी आपको पूछना हो मैं आपको जवाब दूंगी। जैसी रूहानी ये बोली, वसुंधरा जी झट से पूछ बैठी, रूहानी, तुम्हारे और मेरे निहाल के बीच का रिश्ता कैसा है? क्या तुम दोनों पति पत्नी के जैसे रहते हो? यह बात जैसी वसुंधरा जी पूछी, उसे सुनते ही रूहानी एकदम से असहज हो गई और अपनी नजरें इधर उधर घुमा बेचैन होने लगी कि अब वो जवाब क्या दे। हे भोले बाबा, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? मतलब पहले प्रॉमिस करवा दी, अब बुआ माँ जो पूछ रही हैं उसका सही जवाब भी नहीं दे सकती हूँ मैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बचा लीजिए भोले बाबा इस प्रॉब्लम से। रूहानी बहू बोलो, तुम क्या सोचने लग गई? तुम दोनों के बीच सब पति पत्नी के ही जैसा है ना? वसुंधरा जी के बार बार जोर देने पर रूहानी हकलाते हुए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी न्यायालय ऐन मौके पर एंट्री मारते हुए बोला, ओ मिस रूहानी, आप यहाँ बुआ माँ के साथ बैठकर गप्पे मार रही हैं और वहाँ कमरे में मैं अपनी घड़ी ढूंढ ढूंढ कर परेशान हुए जा रहा हूँ। 1 मिनट मेरे साथ कमरे में चलिए ना।
मुझे घड़ी नहीं मिल रही है। निहाल के गाल पर लाल लिपस्टिक के निशान एकदम साफ साफ झलक रहे थे। उसे देखते ही रूहानी बस किसी तरह यह बात निहाल को बताना चाह रही थी, पर सामने बुआ माँ थी, वो उसे बता भी नहीं सकती थी। तभी बुआ माँ को वो निशान दिख गया, जिसे देखने के बाद वो सिर्फ मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए ही रूहानी से बोली, रूहानी बहू, तुम पहले जाकर निहाल की घड़ी ढूंढ दो, हम बाद में बात करते हैं। चलिए ना मिस रूहानी। निहाल जिस तरह से रूहानी को अपने साथ चलने को बोल रहा था, उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत बेसब्र हो अपनी पत्नी को अपने पास बुलाने को। रूहानी को वैसे कुछ समझ तो नहीं आया, पर वो निहाल के साथ चली गई और कमरे में जाने के साथ ही वो घड़ी ढूंढने लग गई। तभी निहाल पीछे से कहता है, मिस रूहानी, क्या ढूंढ रही हैं आप? बड़े अजीब इंसान हैं आप, मिस्टर निहाल। एक तो अभी बाहर आपने ही बुआ माँ को सामने बोला कि आपकी घड़ी आपको नहीं मिल रही है, जरा मैं ढूंढ दूँ। और अब जब मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप मेरी हेल्प करने की बजाय खड़ा होकर ये पूछ रहे हैं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। बाप रे, एक ही सांस में इतनी लंबी चौड़ी भाषण। बस बस, थोड़ा सांस ले लीजिए, उसके बाद फिर से बोल लीजिएगा। प्लीज मिस्टर खुराना, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, सबसे पहले तो आप ये अपने गाल पर जो लिपस्टिक लगाकर घूम रहे हैं, उसे पोंछिए। ये कौन सा नया ट्रेंड शुरू हो गया जो आप अपने गालों पर लिपस्टिक लगा घूम रहे हैं? जानते हैं, आपके इस तरह बाहर जाने से बुआ माँ आप पर हंस रही थी। रूहानी को लगा कि शायद गलती से निहाल ने अपने गालों पर लिपस्टिक लगा ली है, इसीलिए वो उसे बोली। उसकी बात को सुन निहाल अपने दोनों हाथों को पैर्स की जेब में डाल हंसते हुए बोला, अच्छा, तो आपको मेरे गालों पर लिपस्टिक के निशान देख अजीब फील हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रही हो कि ये निशान कहीं आपके होंठों के तो नहीं है? मिस्टर खुराना, ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, अच्छा अच्छा, बस अब रौद्र रूप धारण मत करने लग जाइए। मैं बस मजाक कर रहा था। वैसे मैं ये लिपस्टिक जानबूझकर लगाया था। मेरी कोई घड़ी नहीं गुम हुई थी, बल्कि ये तो मेरे हाथ में ही है। क्या? अगर आपकी घड़ी खोई नहीं थी, तो आपने मुझसे बाहर झूठ क्यों बोला, मिस्टर निहाल? अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो फिर आप बुआ माँ के सामने हमारी शादी का सच बोल देती ना। इसीलिए, कहीं आप बुआ माँ को ये तो नहीं बोलने वाली थी कि हमारे बीच, मतलब आपके और मेरे बीच, वो सब हो चुका है जो पति अपनी पत्नी के साथ करता है? कुछ समझी? निहाल को रूहानी के चेहरे पर वो अजीब तरह का इरिटेशन देख बहुत मजा आ रहा था, इसीलिए वो थोड़ा मजा ले रहा था रूहानी का। हाँ छी, प्लीज मिस्टर खुराना, चुप हो जाइए। इतनी घटिया बात कैसे बोल सकते हैं आप? अच्छा ठीक है, मैं अब मजाक नहीं करूँगा। मैंने लिपस्टिक इसलिए लगाई ताकि बस माँ को क्लियर हो जाए कि हम दोनों के बीच सब ठीक है, और वो आगे आपसे इस तरह के सवाल ना पूछे। मैं इसे पोंछ लेता हूँ। निहाल इतना कह अपने पैंट्स की जेब से रुमाल निकालता है और गाल पर लगे लिपस्टिक के निशान को मिटाने लगता है, पर उससे पूरा निशान नहीं मिटता है। ये देख रूहानी बोलती है, मिस्टर खुराना, वो आपके गाल पर अभी भी लिपस्टिक लगी हुई है, जो पूरी साफ नहीं हुई है। कहाँ है? निहाल फिर से रुमाल से गाल को रगड़ते हुए पूछता है, जिस पर रूहानी बोली, आप एक मिनट रुकिए, मैं कर देती हूँ, दीजिए रुमाल मुझे। रूहानी के कहने पर निहाल उसके हाथ में रुमाल दे देता है, और रूहानी बड़े ही आराम से निहाल के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ से गाल पर लगे निशान को मिटाने लग जाती है। रूहानी के चेहरे को अपनी नजरों के इतने करीब देख निहाल के दिल में एक अनजाना सा हलचल हो उठता है, और वो बस रूहानी के चेहरे को देखे जा रहा होता है। और उनके बैकग्राउंड में एक रोमांटिक सा सॉन्ग बजने लगा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। निहाल इस कदर रूहानी के चेहरे में खो जाता है कि रूहानी के कहने पर भी वो जस का तस खड़ा रहता है। तब रूहानी निहाल के सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, मिस्टर खुराना, कहाँ चले गए आप? हो गया क्या? हाँ, थैंक यू। अच्छा, मैं जाता हूँ, मुझे एक कॉल करनी है। निहाल अपनी नज़रों को रूहानी से चुराते हुए तेजी से कमरे से बाहर चला गया। उसकी हरकत को देख रूहानी खुद में बोली, बड़े अजीब आदमी है मिस्टर खुराना। एक पल में गुस्से होते हैं तो एक पल में एकदम मासूम। पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। मुझे क्या, मैं तो बुआ माँ के सवालों से बच गई। वही काफ़ी है मेरे लिए। सभी लोग खाना खाने डाइनिंग टेबल पर एक जगह इकट्ठे हुए।
तभी वसुंधरा जी को कहीं निहाल नजर नहीं आया, इसीलिए वो रूहानी, जो कि किचन से खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रख रही थी, उससे पूछी, रूहानी बहू, निहाल कहीं नजर नहीं आ रहा है? उसे खाना नहीं खाना क्या आज? बुआ माँ, वो दरअसल निहाल अपने कमरे में ही हैं। उन्हें कुछ ऑफिस का काम था, तो उसी को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। हाँ रूहानी, पर खाना तो समय पर खा लेना चाहिए ना। ये लड़का बिना हर वक्त काम में ही लगा रहता है। अच्छा, तुम जाकर उसे बोलो कि बुआ माँ नीचे बुला रही हैं। ठीक है बुआ माँ। रूहानी इतना के खाना सर्व करना छोड़ कमरे की तरफ जाने लगती है। बुआ माँ भी ना मिस्टर खुराना को नीचे ही से ही आवाज़ देती तो वो आ ही जाते, पर नहीं, उन्हें मैं जाऊं स्पेशली बुलाने। वो कहीं के नवाब है ना। निहाल का बेडरूम। निहाल अपना लैपटॉप लिए सोफे पर बैठे हुए था और दिमाग इस वक्त पूरी तरह से काम पर केंद्रित था उसका। तभी रूहानी सोफे के पास आ खड़ी हो जाती है और थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, मिस्टर राजा साहब, बुआ माँ ने आपको नीचे आने का न्योता दिया है। रूहानी जब अपनी पूरी बात बोल निहाल की तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन न देखकर और चिढ़ जाती है और खुद में धीरे से बोलती है, ओह तो मिस्टर खुराना मेरी बातों को जानबूझकर अनसुना कर रहे हैं। इन्हें तो अभी मैं बताती हूँ। इतना बोल रूहानी जल्दी से इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाती है और उसे जैसे ही टेबल पर रखे पानी का गिलास दिखता है वो तेजी से टेबल से जाकर पानी का गिलास उठा लेती है और निहाल के सामने आ खड़ी हो थोड़ा डेविल स्माइल चेहरे पर लाते हुए कहती है, अब देखती हूँ मिस्टर खुराना कैसे नहीं मेरी आवाज़ सुनते हैं। ये बोलते हुए रूहानी उस गिलास को जानबूझकर अपने हाथों से छोड़ देती है, जिस वजह से वो फर्श पर गिरकर टूट जाता है और टूटने के साथ आवाज़ भी करता है। उसकी आवाज़ सुनते ही निहाल एकदम से हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है और ये हरकत रूहानी को करते देख गुस्से से कहता है, मिस रूहानी, आपका दिमाग तो सही है ना? ये क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत की है आपने? तो मिस्टर खुराना, फाइनली आप अपने गहन अध्ययन वाली दुनिया से बाहर आ ही गए। तो आपको बुआ माँ ने नीचे बुलाया है। अब आपकी मर्जी, आप जाएं या ना जाएं। मेरा काम था आपके कानों तक ये बात पहुंचानी, सो मैंने पहुंचा दी। बाकी आपकी मर्जी। अब मैं चली। रूहानी को निहाल का चिड़चिड़ा फेस देखकर बहुत मजा आ रहा था और इसीलिए वो उसे थोड़ा और इरिटेट करने के लिए इटलाकर कमरे से जाने के लिए मुड़ गई। पर वो खुशी में नीचे देखना भूल गई थी और उसके पैरों में इस वक्त नीचे बिखरे गिलास के कांच चुभने ही वाले होते हैं कि तभी निहाल एकदम से रूहानी की कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लेता है। रूहानी जैसे ही निहाल के सीने से टकराती है, दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और निहाल रूहानी को लिए सोफे पर गिर जाता है। निहाल सोफे पर और रूहानी उसके सीने के ऊपर। दोनों के होंठों के बीच सिर्फ नाम मात्र का फर्क था। निहाल तो होठों को देख मदोस होने लगा और रूहानी की कमर पर अपने हाथों की पकड़ को और मजबूत करते हुए उसके होठों को चूमने के लिए बढ़ने लगा। रूहानी भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उस पल बस मानो दोनों की सांसें बात कर रही थी, पर अगले ही पल निहाल को शादी की डील याद आ जाती है और वो खुद को बहकने से रोक रूहानी को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोलता है, सॉरी मिस रूहानी, वो आपके पैरों में कांच चुभने वाले थे, इसीलिए मुझे इस तरह आपको अपनी ओर खींचना पड़ गया। कोई बात नहीं, थैंक यू मुझे फिर से बचाने के लिए मिस्टर खुराना। वैसे बुआ माँ आपको नीचे बुला रही हैं। रूहानी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। शायद उसे गुस्सा भी आ रहा था निहाल पर, लेकिन किस बात के लिए यह नहीं समझ पा रही थी। उसने उसे छुआ इस वजह से या फिर उसने उसे किस नहीं किया इस वजह से। अपने असमंजस पर स्टॉप लगाते हुए वो निहाल के साथ कमरे से बाहर चल पड़ी। डाइनिंग टेबल। बुआ माँ, आपने मुझे बुलाया था? निहाल नीचे आते हुए पूछा। हाँ निहाल बेटा, मुझे तुम दोनों से ही एक बात करनी थी, पर तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, इसीलिए तुम्हें रूहानी बहू को बुलाने भेजना पड़ा। ओ बुआ माँ, मुझे कुछ काम था, इसी वजह से नहीं आ पाया। वैसे आपको क्या बात करनी है हमसे? बोलिए। निहाल इतना बोल आराम से खाने की प्लेट से रोटी का एक निवाला उठा खाने के लिए मुंह की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी बुआ माँ की बात सुनते ही उसके हाथ एकदम से रुक जाते हैं और वो बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखने लगता है और वो हैरान हो उन्हें देखने लगता है। रूहानी तो हैरानी के साथ साथ शर्म से भी लाल हुए जा रही थी।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सबके सामने इस तरह की बात पर वो कैसे रिएक्ट करे। तभी वो आहिस्ते कदम पीछे हटा किचन की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन रुकमणी जी उससे बोल पड़ी, रुको रूहानी बहू, तुम कहाँ चल दी? जीजी तुम्हारे बारे में भी बात कर रही हैं। नहीं तो माँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो यहीं पर खड़ी हूँ। बस माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? आप चाहती हैं कि हम दोनों आप सभी को छोड़कर घूमने चले जाएं, जबकि आप सभी कितने दिनों बाद यहाँ पर आए हैं। हमारा मन आप सबके साथ रहने का है, तो ये आइडिया कैंसिल कीजिए। निहाल बात को उसी वक्त रफा दफा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वसुंधरा जी गंभीर आवाज में बोल पड़ी, तुम चुप ही करो निहाल। ये सब बातें मुझे तुम्हें बतानी पड़ रही हैं। ये सब तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए था ना। मुझे पता है तुम दोनों शादी के बाद कहीं भी बाहर नहीं गए होगे घूमने। तुम्हारे चक्कर में रूहानी बहू भी इसी घर में दिन भर रह जाती है। अरे कुछ दिनों के लिए उसे भी बाहर लेकर जाओ, घुमाओ फिराओ। और फिर हम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, अभी हम यहीं पड़े रहने वाले हैं। पर बुआ माँ, मिस रूहानी भी आप सभी के साथ ही रहना चाहती हैं। मैं सच बता रहा हूँ। क्यों मिस रूहानी, क्या आप इस ट्रिप पर जाना चाहती हैं? आप ही बताइए बुआ माँ को। रूहानी तो बस मौका ही ढूंढ रही थी मना करने का, और जब निहाल ने उसे ये मौका सामने से दिया तो वो भी झट से बोल पड़ी, हाँ बुआ माँ, मिस्टर निहाल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी कहीं भी जाने का मन नहीं है, बल्कि मुझे तो घर में ही मन लगता है। आप सभी के साथ कितना मजा आता है। मुझे भी कहीं घूमने नहीं जाना है। जब वसुंधरा जी देखती हैं कि दोनों सीधे तरीके से नहीं मान रहे उनकी बात को, तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो बोली, बस बहुत सुन लिया हमने तुम दोनों की बातों को। और एक बात, निहाल और रूहानी बहू, तुम हमने तुम दोनों से कोई राय नहीं मांगी है इस बात पर, बल्कि हम तुम दोनों को बता रहे हैं कि तुम दोनों आज रात 11 बजे वाली फ्लाइट से सिंगापुर जा रहे हो, वो भी 4 दिनों के लिए। और हमने तुम दोनों की टिकट के साथ साथ वहाँ पर होटल भी बुक करवा दिया है। वाट? निहाल और रूहानी दोनों के मुंह से अनायास ही एक साथ निकल पड़ा, जिसे सुन रुक्मणी जी बोली, अरे बच्चों, तुम दोनों तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे तुम दोनों को कहीं जंग लड़ने के लिए भेज रही हैं जीजी। अरे तुम्हें घूमने के लिए ही तो बोल रही हैं, इसमें इतना हैरान परेशान होने वाली कौन सी बात है? निहाल बेटा, कहीं तुम दोनों के बीच, रुक्मणी जी के दिमाग में शक को उठते हुए दोनों ने नोटिस कर झट से बोल पड़ते हैं, अरे माँ, आप बेकार में कुछ उल्टा सीधा सोच रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हमें बस आपके साथ रहने का मन था, इसलिए बोल रहे थे। अब अगर बुआ माँ चाहती हैं कि हम जाएं घूमने, तो फिर ठीक है, हम चले जाएंगे। निहाल जब जाने की बात करता है तो ये सुन रूहानी अंदर से चिढ़ जाती है, और वहां से बैग पैक करने का बहाना बना तेजी से कमरे की तरफ बढ़ जाती है। निहाल का बेडरूम। रूहानी खुद में गुस्से में बड़बड़ाई भी जा रही थी, और एक ट्रॉली में खुद के कपड़े भी डाले जा रही थी। जब निहाल दरवाजे पर पहुंचता है तो रूहानी को गुस्से में देख बिना उसे छेड़े चुपचाप अपने कपड़े एक छोटे से बैग में पैक करने लगता है। तभी रूहानी की नज़र उस पर जा पड़ती है। आइए मिस्टर खुराना, अरे आज तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे ना। आखिर में हम हनीमून के लिए जो जा रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत थी बाहर बुआ माँ की बात मानने की? आपको क्या हमारी डील जरा भी याद नहीं है? रूहानी बोले जा रही थी। निहाल को कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही थी। तभी निहाल एकदम से रिएक्ट करते हुए रूहानी की कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लेता है, और उसके होंठों पर अपना हाथ रख धीरे से कहता है, कहीं आपको इस बात का तो डर नहीं है कि आप मेरे साथ हनीमून पर गई तो कहीं आपको मुझसे सच में प्यार ना हो जाए? यह सुनते ही रूहानी के दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगती है, और वो बड़ी बड़ी आंखें करते हुए निहाल की आंखों में देखने लगती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।